गुड इवनिंग दोस्तों, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। साध्य पीएससी एकेडमी के हमारे यूट्यूब चैनल में सभी प्रतिभागियों का स्वागत है। जैसे कि आप सबको पता है कि सहायक शिक्षक विज्ञान प्रयोगशाला के 2292 पदों के लिए डेट अनाउंसमेंट हो चुका है। आपको अक्टूबर में एग्जाम दिलाना है। अच्छे से तैयारी आप कर रहे होंगे। उसी तर्ज पे आपको जो पर्यावरण अध्ययन के जो 13 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, उसे संदर्भित अपन लोग क्वेश्चंस देखेंगे। ये हमारी यूनिट थर्ड के क्वेश्चंस होंगे। यूनिट थर्ड का जो टॉपिक है आप सबको पता है, बच्चों को पर्यावरण अध्ययन क्यों पढ़ाएं। इस टॉपिक से रिलेटेड ऑलरेडी यूट्यूब पे मेरी वीडियो डली हुई है। थ्योरी क्लासेस हमारी एप्लीकेशन पे चली रही है। हमारा जो बैच स्टार्ट हुआ है वो बैच 16 फरवरी से स्टार्ट हो चुका है और 16 फरवरी से अपन लोग 3 यूनिट कगार पे हैं। तीसरा यूनिट का जो थ्योरी पोर्शन है वो करने जा रहे हैं, कर रहे हैं। और इसी का जो एमसीक्यू सेशंस है आप लोगों के लिए बनाया गया है। जितने ही प्रतिभागी हैं वीडियो को लाइक कर देंगे। ऐसा ही वीडियो हमारी साइंस की, फिजिक्स की, केमिस्ट्री की, बायोलॉजी की यूट्यूब चैनल पे देखने को मिलेगी। जितने भी शिक्षक हैं उनके द्वारा 50,000 एमसीक्यू पर डे शनिवार को महामैराथन के रूप में लगातार आता है। और ये वीडियोस देखने के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा ताकि जितने भी हमारी नोटिफिकेशंस है वो एमसीक्यू फ्री में आप तक उपलब्ध हो सके। चलिए, पर्यावरण का पहला क्वेश्चन आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं और यहाँ पे आपसे क्या पूछा जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है। आपसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं कि वास्तव में प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण का मेन पर्पस क्या है। शिक्षार्थियों को संज्ञानात्मक कौशल विकसित करने में मदद करना, कविता और कहानियों के माध्यम से मनोरंजन करना, या शिक्षार्थियों को उनके बाहरी परिवेश से जोड़ना, या केवल पाठ्यपुस्तक की परिभाषाएं रटाना। ठीक है, चलिए यहाँ पे आपसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं और इसके बिना पे आपको आंसर देने हैं। ठीक है, चलिए, लगातार आप लोग का डिमांड था कि सर पर्यावरण का एमसीक्यू लेकर आइए, टॉपिक वाइज एमसीक्यू लेकर आइए। तो टॉपिक वाइज एमसीक्यू अपन लोग कर रहे हैं और उसका ये क्वेश्चंस आपको देखने को मिल रहा है। मैंने बताया था कि केवल पाठ्यपुस्तक की परिभाषाएं रटाना हमारे पर्यावरण के बिल्कुल अगेंस्ट में है। हम कभी भी रटने पे जोर नहीं देते, हम हमेशा समझने पे जोर देते हैं। शिक्षार्थियों को संज्ञानात्मक कौशल विकसित करने में मदद करना, ये हमारा मेन पर्सपेक्टिव है कि उनका जो संज्ञानात्मक कौशल है, जो उनका बुद्धि का विकास है, संज्ञान है, धारणा है, अवधारणा है, उसको हम लोग डेवलपमेंट करें, उसका ग्रोथ करें। साथ ही साथ कविता और कहानियों के माध्यम से मनोरंजन करना। ठीक है, ये नहीं हो सकता भाई, क्योंकि हम लोग मनोरंजन नहीं कराते। कहीं ना कहीं कविता और कहानियों के माध्यम से बच्चों के जो पाठ्य पुस्तक है उसको सरल करते हैं, उसको रुचिबद्ध बनाते हैं। तो ये हमारा मेन पर्सपेक्टिव नहीं है। साथ ही साथ शिक्षार्थियों को उनके बाहरी परिवेश से जोड़ना, ये बिल्कुल। तो आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा जे और एल, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। बिल्कुल सभी बच्चे कमेंट करके आंसर दीजिए। मैं एक एक बच्चों का कमेंट चेक करता हूँ ताकि आपसे पूरे पूरे क्वेश्चंस बनते हैं कि नहीं, और आखिरी में भी बताएं कि आपसे कितने क्वेश्चंस बने हैं। चलिए अगले क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे, और अगला प्रश्न क्या पूछा जा रहा है। एनसीएफ 2005 के अनुसार कक्षा पहली और दूसरी में ईवीएस कैसे पढ़ाया जाता है। तो एनसीएफ 2005 के अनुसार कक्षा 1 और कक्षा 2 में अलग से इसकी पाठ्य पुस्तक नहीं होती। मैंने आपको समझाया था क्लास थर्ड से पूछा जाता है, लेकिन क्लास पहली और दूसरी में अलग पाठ्य पुस्तक के माध्यम से नहीं पढ़ाई जाती। भाषा और गणित के माध्यम से आपको पढ़ाई जाती है, या सामाजिक विज्ञान के माध्यम से आपको पढ़ाई जाती है। कमेंट करके आंसर दीजिए। मैक्सिमम बच्चों का मैं आंसर यहाँ पे चेक कर रहा हूँ, एक एक बच्चों का मैं आंसर देखता हूँ। बिल्कुल जी हाँ, करेक्ट आंसर है। मैंने क्लास में बताया था बेटा कि एनसीएफ के अकॉर्डिंग ये जो पर्यावरण अध्ययन की जो क्लास है, ये आपका जो पढ़ाने का मेथड है वो भाषा और गणित के माध्यम से है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। केवल के सही है सर। ठीक है, मतलब जे नहीं होगा, एल नहीं होगा, क्योंकि क्लास थर्ड से पर्यावरण अध्ययन की अलग से बुक आती है, लेकिन क्लास आप देखेंगे पहली दूसरी में पर्यावरण अध्ययन के लिए कोई बुक नहीं होती। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका तीसरा नंबर का है। हाथियों के झुंड के बारे में सही कथन बताइए। मैंने थ्योरी क्लास में आपको हाथी के बारे में पूरा पढ़ाया था। ये किस टॉपिक से रिलेटेड करता है सर। तो मैंने आपको बताया था कि पर्यावरण के 6 थीम्स हैं, जिसमें पहला थीम्स है बेटा परिवार और मित्र। क्योंकि हाथी के परिवार से हम क्या सीख सकते हैं, ये मैंने आपको पूरा तरीके से बताया था, और इसी पर्टिकुलर टॉपिक के लिए ये पर्यावरण में शामिल किया गया है। आपने सीटेट में, सीजीटेट में यहाँ से क्वेश्चंस देखे होंगे हाथी के बारे में, मधुमक्खी के बारे में, चिड़िया के बारे में। तो ये क्यों पूछे जाते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं इनके जो परिवार से हम लोग बहुत कुछ सीख सकते हैं। मैंने बताया था कि हाथी के बारे में हम उनके झुंड और उनके व्यवहार के बारे में अच्छी तरीके से सीख सकते हैं। और मैंने बताया था कि हाथी झुंड में केवल हथनियां और बच्चे होते हैं। बिल्कुल सही है कि इसके झुंड में केवल हथनियां और बच्चे होते हैं। सबसे बुजुर्ग हथनी पूरे झुंड की नेता होती है। बिल्कुल सही है। एक वयस्क हाथी एक दिन में 200 किलो पत्ते खाता है।
ये नर हाथी 14-15 साल तक झुंड में रहते हैं, उसके बाद झुंड छोड़ के चले जाते हैं। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है और मैंने इस क्वेश्चन को आपको प्रैक्टिस के साथ-साथ आपके संज्ञानात्मक विकास के लिए भी डाला है, ताकि पर्टिकुलर टॉपिक से आपके कॉन्सेप्ट बन सकें। बहुत बढ़िया, चलिए मैं कमेंट्स चेक कर रहा हूँ। बिल्कुल, याद करना मैंने आपको लिखवाया था बेटा 1 क्विंटल ना कि 200 किलो, तो यहाँ पे ना ये हो जाएगा 100 किलो खाते हैं। ठीक है, मैंने लिखवाया था लगभग 100 किलो खा जाते हैं, ना कि मैंने बताया था 200 किलो खाते हैं। इस बिना पे जे सही है, के सही है और एम सही है, तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर बेटा, जे के एम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा जा रहा है? अगला प्रश्न चौथे नंबर का, ईवीएस की 6 मुख्य थीम्स में क्या शामिल है? मैंने आपको पर्टिकुलर टॉपिक के 6 थीम्स बताए हैं और ये पर्यावरण के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पर्यावरण की थीम्स से ही क्वेश्चंस पूछते हैं, इनमें से कौन सा है, कौन सा नहीं है, और पर्टिकुलर टॉपिक से यहाँ पे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। जितने भी बच्चे जुड़ रहे हैं, बिल्कुल वीडियो को लाइक कर देंगे यार, है ना? क्योंकि लाइक करने से ना टीचर को मोटिवेशन मिलता है, क्योंकि पर्यावरण अध्ययन के लिए अभी तक कोई ऐसा मार्केट्स में आप सिलेबस अकॉर्डिंग क्लास नहीं देखे होंगे, है ना? क्योंकि आपको जो पर्यावरण पढ़ाए जाते हैं वो पर्यावरण होते हैं। चूंकि सहायक शिक्षक भर्ती में पर्यावरण सिलेबस में नहीं है, पर्यावरण अध्ययन सिलेबस में है। पर्यावरण और पर्यावरण अध्ययन दोनों में अंतर है और हमारी टॉपिक्स इसी से रिलेटेड रहती है। तो ईवीएस की 6 मुख्य थीम्स में क्या परिवार और मित्र शामिल है? जी सर, परिवार और मित्र शामिल है। चीजें जो हम बनाते हैं और करते हैं, बिल्कुल है सर। सौर मंडल और ब्रह्मांड नहीं है सर, है ना? सौर मंडल और ब्रह्मांड नहीं है बेटा। आवास और पानी बिल्कुल पर्टिकुलर टॉपिक में है, इसीलिए ऑप्शन नंबर जे के एम ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, बहुत बढ़िया। मैं एक बच्चों का कमेंट्स देखता हूँ, मुझे अच्छा लगता है। आप लोग का प्यार, आप लोग का सपोर्ट, ठीक है। आप लोग ऐसे ही वीडियो को लाइक करते रहिए, प्यार देते रहिए। हम लोग डेली हर एक टॉपिक का बिल्कुल पर्टिकुलर वीडियोस बनाएंगे। अगला क्वेश्चन सर, रेगिस्तानी ओक, इसके बारे में भी मैंने क्लासरूम में थ्योरी क्लास में पढ़ाया है कि रेगिस्तानी ओक के बारे में क्या सही है, पूछा गया है। आपको सही चीज बताना है। यह पेड़ ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। क्या रेगिस्तानी ओक ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है? इसकी जड़ें जमीन में बहुत गहराई तक जाती है। इसके तने में पानी जमा रहता है। चलिए पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में बताएंगे भाई, क्या इसके जड़ें पानी में रहते हैं, ये आपको बताना है। ठीक है, सी। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए मैक्सिमम बच्चों का आंसर आ चुका है। बिल्कुल सर, इसके सभी स्टेटमेंट सही है, चाहे वो जे हो, चाहे के हो, चाहे एल हो। इसका मतलब बेटा ऑप्शन नंबर सी इज द, जैसे कि आप सबके सब बोल रहे थे, सी सी सी, यस करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। सी ही सही है, जे के एल। ठीक है, तीनों स्टेटमेंट सही है। रेगिस्तानी ओक के बारे में जानना है, जो कि ऑस्ट्रेलिया के रेगिस्तानी क्षेत्र में पाए जाते हैं और इसके लिए पानी मिनिमम अमाउंट में चाहिए, कम पानी चाहिए रहता है। ठीक है, जिसके कारण से ये जमीन की बहुत गहराई तक चली जाती है, इसके बारे में मैंने बताया था। चलिए अगला क्वेश्चन है, मधुबनी पेंटिंग के संदर्भ में सही कथनों का चयन कीजिए। मधुबनी पेंटिंग के बारे में आपको बताना है। यह बिहार का एक पुराना लोक कला रूप है। इसमें बनाने के लिए पीसे हुए चावल के रंगीन घोल का उपयोग होता है। इसमें केवल निर्जीव वस्तुओं के चित्र बनाए जाते हैं। ए बी सी एंड डी, विच इज द करेक्ट आंसर? चलिए मैं जितने ही प्रतिभागी से जुड़ रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ कि सहायक शिक्षक भर्ती में इस बार सबसे ज्यादा कंपटीशन है। सहायक शिक्षक भर्ती के 2292 पद आने वाले हैं और 2292 पदों को मैं देख रहा था। अभी सीजी टेट हाल ही में आयोजन हुआ, 1 फरवरी को सीजी टेट का पेपर था। लगभग 1,04,000 बच्चे पेपर दिलाए हैं। 1,04,000 में लगभग 19,500 का सीजी टेट क्वालिफाइड हुआ है, जो कि विगत वर्षों से जो बच्चे ऑलरेडी एलिजिबल थे, पात्र थे, उन लोग भी दिलाए हैं। तो कंपटीशन भयंकर है। आप देखेंगे बेटा, जो पोस्ट की संख्या वो है 2292 और इस बार जो सीजी टेट पेपर 1 क्रैक किए हैं ऑलरेडी, इसमें से मैक्सिमम लोग का निकल चुका था, वो 19,500 के आसपास था। ठीक है, 18-19%। तो आप देख लेंगे, अगर आपका रैंक इसके अकॉर्डिंग है तब तो बढ़िया है, और अगर आपका रैंक नहीं आ रहा तो फिर प्रॉब्लम्स है। ठीक है, तो बिल्कुल यहाँ पे आप देखेंगे, समझेंगे और अच्छे तरीके से पढ़ाई करेंगे, क्योंकि अभी तक जो आपने पढ़ा होगा उसको बिल्कुल अच्छे लेवल पे तैयारी कीजिए। इसके लिए हमने ऑलरेडी आप सभी के लिए ये बुक बना के रखा हुआ है, ईवीएस की बुक हमारी है। ठीक है, बहुत सारे बच्चों का क्वेश्चन आ रहा था सर कि हम पर्यावरण की ई बुक कहाँ से प्राप्त करें, पर्यावरण के लिए हम क्या पढ़ें। तो आप सबके लिए पर्यावरण की ई बुक मैंने बनाई हुई है। ये आपको साध्य पीएससी एकेडमी के मोबाइल एप्लीकेशंस पे मिलेगा। ये पुस्तक जहां से प्राप्त करेंगे उसका डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में जाएंगे और एक लिंक दिया होगा कि इस पुस्तक को प्राप्त कर लेंगे, वो हमारा ही साध्य पीएससी एकेडमी का लिंक है। वहां से सीधे आप लोग परचेस कर सकते हैं। 128 रुपए जिसकी कीमत है। पूरे टॉपिक वाइज मैंने पूरे, जैसे कि पहला यूनिट हमारा क्या है, स्वयं के पर्यावरण को समझना। तो स्वयं के पर्यावरण से समझना, इस टॉपिक के पर्टिकुलर मैंने लगभग 56-57 क्वेश्चंस डाल दिए हैं।
4-5 प्रैक्टिस सेट। उसके बाद यूनिट 2 पर्यावरण के प्रति बच्चों की समझ, उसके मैंने वैसे ही 4-5 पीडीएफ के क्वेश्चंस डाल दिए हैं, 54-55 क्वेश्चंस। तो पर्टिकुलर मैंने हर एक टॉपिक के एमसीक्यू क्वेश्चंस डाले हुए हैं। लेकिन हमारी साइंस की सॉरी हमारी जो पर्यावरण की ई बुक है, इसमें थ्योरी भी मिलेगा, क्योंकि पर्यावरण के सिलेबस के थ्योरी के भी अभी तक मार्केट में बुक नहीं आई है। तो मैंने कोशिश किया कि इसके थ्योरी और एमसीक्यू इंक्लूड किए जाए। तो लगभग पूरे यूनिट की थ्योरी मिलेंगे, साथ ही साथ 1000 एमसीक्यू इस पर्टिकुलर बुक में, और साथ ही साथ यूनिट वाइज लगभग और 500 एमसीक्यू आपको पीडीएफ के रूप में अवेलेबल होंगे। ये प्रिंट आउट भी आप लोग करा सकते हैं। कहाँ मिलेगा? किसी भी बुक स्टोर में अवेलेबल नहीं है, ये केवल और केवल हमारे एप्लीकेशन में है। तो तुरंत जाके एप्लीकेशन डाउनलोड करके इस बुक को प्राप्त कर सकते हैं। चलिए, इसका आंसर बहुत सारे बच्चे देख चुके हैं मधुबनी पेंटिंग के बारे में, जहां से हम लोग क्वेश्चंस पूछ रहे थे। ठीक है, मैक्सिमम बच्चों का आंसर आ ही चुका है। ठीक, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। चलिए, मैक्सिमम बच्चों का मैं देख रहा हूँ आंसर, बहुत बढ़िया। सर बी वाला डाल दीजिए, सर बी वाला। क्या है भाई बी वाला? भाई जे और के। ठीक, चलिए। यह बिहार का एक पुराना लोक कला है, बिल्कुल। ये आपसे पूछा जाएगा कि मधुबनी पेंटिंग कहाँ का है, तो मधुबनी पेंटिंग याद रखना बेटा, ये बिहार का है। इससे बनाने के लिए पिसे हुए चावल के रंगीन घोल का उपयोग होता है, बिल्कुल सही है। इसमें केवल निर्जीव वस्तु नहीं, इसमें जानवरों का वस्तु है ना, सबका उपयोग किया जाता है। इसलिए ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। जे एंड के इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन थोड़े से फास्ट मोड में कराता हूँ। झूम खेती की विशेषता क्या है? वास्तव में हम झूम खेती की क्या विशेषता ये पढ़ रहे हैं। झूम खेती में फसल काटने के बाद जमीन को कुछ वर्षों के लिए खाली छोड़ दिया जाता है, खरपतवार को उखाड़कर फेंका जाता है, राख खाद के रूप में कार्य करती है। चलिए बताएंगे भाई, जितने भी प्रतिभागी सबके सब कमेंट करके आंसर देंगे। ठीक है, फसल काटने के बाद जमीन को कुछ वर्षों के लिए खाली छोड़ दिया जाता है क्या, या खरपतवार बांस आदि को उखाड़कर फेंक दिया जाता है, या राख खाद के रूप में कार्य करती है? चलिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा। चलिए, तो झूम खेती के बारे में मैं बताता हूँ कि फसल काटने के बाद जमीन को कुछ वर्षों के लिए खाली छोड़ दिया जाता है। ये बिल्कुल सही है कि फसल काटने के बाद हम कुछ देर के लिए, कुछ समय के लिए जमीन को खाली छोड़ देते हैं। दूसरा, खरपतवार बांस आदि को उखाड़ कर फेंक दिया जाता है। ये टर्मिनोलॉजी समझना है। देखो, पर्यावरण बहुत कठिन सब्जेक्ट नहीं है, इसके टर्मिनोलॉजी को समझना, और यही मैं आप लोगों को सिखाना चाहता हूँ। ये उखाड़ कर फेंका नहीं जाता बेटा, इसी को ना जलाया जाता है। क्या किया जाता है? जला दिया जाता है। ठीक है, राख खाद के रूप में कार्य करती है, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे जे और एल इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो जिन मेरे प्रतिभागियों का ऑप्शन नंबर ए आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न 8वां नंबर का, पक्षियों की विशेषताओं के बारे में विचार करें। उल्लू अपनी गर्दन काफी पीछे तक घुमा सकता है, मैना झटके से अपनी गर्दन आगे पीछे करती है, पक्षियों की आंखों की पुतली स्थिर होती है। अलग अलग स्टेटमेंट दिए गए, अलग अलग कूट दिए गए, इन्हीं कूट पे आधारित आपको क्वेश्चंस बनाने होंगे। चलिए, मैं मैक्सिमम बच्चों का आंसर देख रहा हूँ कमेंट्स का, है ना। चलिए भाई, बहुत बढ़िया, जितने प्रतिभागी जुड़ रहे हैं, अच्छा लग रहा है आप लोग का रिस्पांस। आप लोग भी कमेंट करके बताइए कि क्लासेस कैसे लगती है, क्या और ऐसी वीडियो बनाया जाना चाहिए कि नहीं बनाया जाना चाहिए। ठीक, चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। सर, तीनों स्टेटमेंट सही है। आपने थ्योरी क्लास में पढ़ाया है कि पक्षी जिसमें उल्लू अपनी गर्दन काफी पीछे तक घुमा सकती, मैंने बताया था कि उल्लू जो है 270 अंश से लेके 360 डिग्री अपनी आंखों को पीछे घुमा सकता है। मैना झटके से अपनी गर्दन आगे पीछे करती थी, सर सही बात है। पक्षियों की आंखें पुतली स्थिर होती है, ये भी सर सही बात है। इसका मतलब है ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, जे के एल। बहुत बढ़िया, सभी प्रतिभागियों का आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अगला क्वेश्चन 9वां नंबर का, नीचे दिए गए राज्यों में से किनका समुद्र तट अरब सागर पर है? ठीक है, मैंने मानचित्र टॉपिक पढ़ाया है, और मानचित्र टॉपिक में मैंने आपको बताया है कि बंगाल की खाड़ी कहाँ है। ठीक है, बे ऑफ बंगाल। ठीक है, बे ऑफ बंगाल की खाड़ी। ठीक है, दूसरी तरफ मैंने बताया है कि अरब सागर, है ना, ये कहाँ पे है, और हिंद महासागर ये कहाँ पे है। ठीक है, ये मैंने ऑलरेडी आपको पढ़ाया हुआ है। तो यहाँ पूछा गया कि अरब सागर पर है, ये पूछा गया है। गुजरात, गुजरात क्या है? महाराष्ट्र, केरल, कर्नाटका, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। यहाँ पे आपसे कौन सा तट पे स्थित है पूछा गया है। तो गुजरात और महाराष्ट्र बिल्कुल है भाई, तो गुजरात और महाराष्ट्र ये दिए गए ऑप्शंस में। केरल और कर्नाटक ये भी है, तो केरल और कर्नाटक भी आ जाएगा।
उड़ीसा और आंध्र प्रदेश बेटा बंगाल की खाड़ी में है, इसलिए जे और के इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर सी। मेरे जितने प्रतिभागी जिन्होंने मेरा थ्योरी क्लास अटेंड किया है, जिन्होंने नहीं भी किया, उनका भी करेक्ट आंसर आ रहा है। बस यही सोच, यही समझ विकसित करना है ना, इन्हीं पर्टिकुलर छोटे छोटे टॉपिक को पढ़ाना है। क्योंकि वास्तविक में जब क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो बहुत सारे बच्चों को लगता है कि ये तो हमारे सिलेबस में नहीं, आउट ऑफ द सिलेबस दे दिया है। लेकिन हमेशा से मेरी यही रहती है कि भाई सिलेक्टेड है, सिलेक्शन दिलाएंगे। हमने भी पोस्ट लिया है, आपको भी पोस्ट दिलाएंगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा रहा है बेटा, केचुओ। केचुओं की किसान का मित्र कहा जाता है। कई बार पूछा गया पर्यावरण में कि भाई किसान का मित्र कौन होता है। तो किसान का मित्र कौन होता है, तुम लोग हो क्या? नहीं, तुम लोग तो नहीं हो भैया, ठीक है। तुम लोग तो उल्टा तंग करते रहते हो भैया किसान लोगों को, अपने मम्मी पापा लोगों को, ठीक है। तंग नहीं करना है बेटा, समझना है जवाबदारी को। क्योंकि आप लोग बीएड डीएलएड कर चुके हो, अच्छे तरीके से आपने शिक्षित हो चुका है, पढ़ाई की है, आपके माँ बाप आपको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाए हैं, तो है ना। किसान का मित्र क्यों कहा जाता है? ये जमीन में छेद बनाकर उसे नरम करते हैं, ये मृत पत्तियों को खाकर खाद बनाते हैं, वे फसलों को कीड़ों से बचाते हैं। किस रीजन की वजह से, कौन से वो कारण है जिसके कारण से केचुओं को किसान का मित्र कहा जाता है? चलिए बताइए भाई, विच इज द करेक्ट आंसर। मैक्सिमम बच्चों को मैं कमेंट देख रहा हूँ। अच्छा लगता है जब आप लोग आंसर देते हो, ठीक है, मुझे भी खुशी मिलती है पर्टिकुलर टॉपिक के अंतर्गत, ठीक है। जब आपका आंसर आता है, वेरी गुड भाई, जितने प्रतिभागी हैं सबका करेक्ट है यार। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर सर। JKL, तो ये जमीन में छेद बनाकर नरम करता है, जिससे आसानी से पैदावार बढ़ जाती है, ठीक है। ऑक्सीजन है ना अंदर तक जाते हैं। वे मृत पत्तियों को खाकर खाद बनाते हैं, बिल्कुल सही है। वे फसलों को कीड़ों से बचाते हैं, ये नहीं है भैया, ठीक है, ये कीड़ों से नहीं बचाती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एल नहीं होगा। अगला क्वेश्चन, पर्यावरण अध्ययन में पोर्टफोलियो क्या है? वास्तव में मैंने आपको पोर्टफोलियो के बारे में समझाया था कि पोर्टफोलियो क्या है और इसका क्या काम है पर्टिकुलर टॉपिक के अंतर्गत। तो पोर्टफोलियो बच्चों के काम का एक व्यवस्थित संग्रह है, केवल परीक्षाओं के अंकों का विवरण होता है, समय के साथ बच्चों की प्रगति का प्रमाण है। केवल जे और एल, जे और के, केवल एल, ठीक है। ये आप लोग बताएंगे, जितने ही प्रतिभागी ये आप लोग आंसर देंगे भाई। तो पर्यावरण अध्ययन में पोर्टफोलियो क्या है? चलिए कमेंट्स में देख रहा हूँ, जितने ही प्रतिभागी हैं सबका आंसर आ रहा है। जी जी, सबका आंसर सही है भाई, जितने भी प्रतिभागी हैं सबका आंसर सही है सर। केवल परीक्षाओं के अंकों का विवरण ये नहीं होगा सर, है ना, ये नहीं होगा सर। बच्चों के काम का एक व्यवस्थित संग्रह, ये आपने बताया था कि सर ये व्यवस्थित संग्रह है, समय के साथ बच्चों के प्रगति का प्रमाण है सर। इस बिना पे ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर सर। जे और एल दोनों करेक्ट आंसर है। ये नहीं हो सकता सर, के इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि ये केवल परीक्षाओं के अंकों का विवरण नहीं है, जितने भी बच्चे हैं उसके सर्वांगीण विकास, ऑल ओवर डेवलपमेंट का एक ऐसा हमारे पास संग्रह है, कलेक्शन है। जब जरूरत पड़ने पर उन पर्टिकुलर बच्चाओं का हम लोग क्या कर सकते हैं, उनको दिखा सकते हैं, ठीक है। तो एक प्रकार का पोर्टफोलियो आपके शादी का जो फ्रेम होता है ना, उसी प्रकार का आपका फ्रेम है, ठीक है। सहायक शिक्षक भर्ती जिसकी तैयारी हम लोग कर रहे हैं, करवा रहे हैं, आप लोग लगातार इसके प्रैक्टिस में लगे हुए हैं। हमारी स्पेशल विशेष क्लास 16 फरवरी से स्टार्ट हुआ है, जहाँ पे हम लोग पर्यावरण, गणित, सीडीपी और हिंदी जैसे सब्जेक्ट से पर्टिकुलर इस बैच को स्टार्ट किए हैं। ये हमारी पूरी साध्य पीएससी एकेडमी की टीम आपको दिखाई दे रही होंगी। एक बेस्ट टीम है साध्य पीएससी एकेडमी की टीम, जो लगातार रिजल्ट ओरिएंटेड काम करते हैं। अभी हाल ही में सीजी टेट जैसे एग्जाम्स क्लियर हुए और हमारे पास अभी तक जो आंकड़ा आए हैं वो 3000 प्लस आंकड़ा आ चुके हैं कि संस्थान से 3000 बच्चों का सीजी टेट पात्र होना, एलिजिबल होना बिल्कुल ही गौरवान्वित बात है। आप लोग भी बहुत सारे बच्चे क्लियर किए होंगे, बहुत सारे का क्या है पता नहीं चलता। हमारा जो मेन है वो ऑनलाइन बच्चे होते हैं, तो कई लोग का पता नहीं चल पाता कि वास्तव में क्लियर हुआ, क्योंकि बताएंगे तभी तो पता चलेगा ना। इसलिए बिल्कुल आप लोग सेंड जरूर कीजिए और तैयारी में लग जाइए, क्योंकि समय बहुत कम बचा है, मात्र और मात्र 6 महीने। साध्य पीएससी एकेडमी लगातार इस बैच को लेके बहुत ही डेडिकेटेड है। कुछ भी जानकारी चाहिए तो दिए गए नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं और जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन, लद्दाख के घरों की विशेषता क्या है? मैंने लद्दाख के घरों के बारे में भी पढ़ाया था आपको कि वास्तव में हमारी जो थीम थी पर्यावरण की 6 थीम, जिसमें एक हमारा थीम था बेटा आवास। कौन सा थीम था? आवास। तो पर्टिकुलर आवास के बारे में मैंने बताया था और बताया था कि लद्दाख में घर कैसे होते हैं, किस प्रकार के घर बनाए जाते हैं। निचली मंजिल में खिड़कियां नहीं होती, छतें समतल होती हैं, दीवारें पत्थर, मिट्टी और चूने की बनी होती हैं। ये आपको बताना है, ठीक है। विच इज द करेक्ट आंसर? चलिए कमेंट कीजिए भाई। चलिए पर्टिकुलर इस टॉपिक पे हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है, तो उम्मीद करूंगा कि आपसे सबसे क्वेश्चंस बनने चाहिए। मैं देख रहा हूँ कमेंट आ रहा है सी 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 सर, बिल्कुल 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 करेक्ट आंसर बेटा।
तीनों स्टेटमेंट सही है। निचली मंजिल में खिड़कियां नहीं होती, क्योंकि है ना बहुत ही ठंडी होती है, क्योंकि जानवर आके अंदर प्रवेश कर लेंगे। छतें समतल होती हैं, ये भी सही है। दीवारें पत्थर, मिट्टी और चूने की बनी होती है, ये भी सही है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। जे के एल मैंने पूरे लद्दाख के घर कैसे बनते हैं, असम के घर बांस के क्यों बनाए जाते हैं, ठीक है, इसके पूरे पूरे डिटेल से हमने चर्चा किया है। ठीक है, बर्फीले क्षेत्रों में घर कैसे बनते हैं, इग्लू क्या होता है, सारी चीजों पे हमने थ्योरी क्लास में डिस्कस ऑलरेडी किया हुआ है। अगला क्वेश्चन, खजूर के पेड़ के लिए कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? खजूर के पेड़ क्या अबू धाबी में पाए जाते हैं, लद्दाख में पाए जाते हैं, कि केरल में पाए जाते हैं? चलिए कमेंट करके आंसर दीजिए भाई। जितने भी प्रतिभागी हैं कमेंट करके आंसर दीजिए। मैं देख पा रहा हूँ, यस सर यस, बिल्कुल करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। केवल जे सही है सर। अबू धाबी में ही खजूर के पेड़ पाए जाते हैं, हमारे केरल और लद्दाख जैसे जगह में बिल्कुल इसकी कमी है। ठीक है, यस, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन, ईवीएस शिक्षण में जो फील्ड ट्रिप है, फील्ड ट्रिप मतलब हमारा शिक्षण में क्षेत्र भ्रमण जिसको बोलते हैं, इस क्षेत्र भ्रमण का वास्तव में क्या महत्व है? यह रटने को बढ़ावा देता है, या प्रत्यक्ष अनुभव को प्रदान करता है, या स्कूल के वातावरण से बदलाव देता है? चलिए बताइए, पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस आपसे पूछे गए हैं, आपको बताना है भाई। ठीक है, तो ईवीएस शिक्षण में क्षेत्र भ्रमण का महत्व क्या है? क्या ये रटने पे बढ़ावा देगा क्या? नहीं सर, ये रटने पे बढ़ावा तो नहीं देगा, इस बिना पे ये जे नहीं हो सकता। क्या प्रत्यक्ष अनुभव प्रदान करता है? यस, करके सीखना, डायरेक्ट एक्सपीरियंस, क्योंकि देखेंगे बच्चे, अवलोकन करेंगे तो उसकी जो ऑब्जर्वेशन स्किल है, जिसके बारे में लगातार क्लासरूम में डिस्कस करते रहता हूँ कि भैया ऑब्जर्वेशन स्किल बहुत इंपॉर्टेंट है कौशल आधारित शिक्षा के लिए। ठीक है, यह स्कूल के वातावरण से बदलाव लाता है। बिल्कुल करेक्ट आंसर बेटा एल। तो जिन जिन बच्चों का आंसर बी है, के और एल, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, बहुत सारे बच्चे कमेंट्स कर रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है सर क्लास, बहुत बहुत धन्यवाद भी। आप भी बताएं जिनको कैसा लग रहा है क्लास। ठीक है, कोई बहुत सारे बच्चे क्या पहली बार देखते रहते हैं, तो बिल्कुल कमेंट जरूर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए कि वास्तव में क्लासेस आपको कैसे लग रहे हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, स्लॉथ। स्लॉथ के बारे में कौन सा कुट सही है? ठीक है, एक जानवर है, या भालू जैसा दिखता है क्या, और दिन में 17 घंटे सोता है, यह अपनी पूरी जिंदगी में लगभग 8 पेड़ों पर ही रहता है, इसकी औसत आयु 40 वर्ष होती है। चलिए स्टेटमेंट दिए गए, इस बिना पे आपको कुट वाले क्वेश्चंस को सॉल्व करने हैं। केवल जे सही है, जे और के सही है, जे के एल तीनों सही है, या केवल एल सही है? कौन सा करेक्ट आंसर ये आपको बताना है। ठीक है, क्योंकि ये वाला क्वेश्चंस मैं इसलिए डाला हूँ क्योंकि बहुत सारे बच्चे थ्योरी क्लास में अटेंड नहीं कर पाए, नहीं पढ़ पाए, तो उसको कम से कम स्लॉथ के बारे में पता होना चाहिए यहाँ से, क्योंकि क्वेश्चंस सीजी टेट में यहाँ से क्वेश्चंस पूछे गए थे, तो ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। स्लॉट के बारे में आपको बता दूं कि यह भालू जैसे दिखता है और दिन में 17 घंटे सोता रहता है। आप लोग को भी बोलते हैं ना, घर वाले लोग पढ़ते नहीं हो तो, भालू जैसा सोते रहता है दिन भर, तो दिन भर इसका मतलब क्या है? वो एक विशेष प्रकार का भालू स्लॉथ जो क्या करता है, 17 घंटे सोता है। ठीक है, आप में से कौन सा ऐसा है कि जो 17 घंटे सोता है? कमेंट करके जरूर बताएं। ये अपनी पूरी जिंदगी में लगभग 8 पेड़ों पर ही रहता है, ये भी सही स्टेटमेंट है, ये आपको जानना चाहिए। इसकी औसत आयु कितनी है? 40 वर्ष है, क्योंकि दिन रात तो सोता ही रहता है, मेहनत करता नहीं है। ठीक है, चलिए जे के एल तीनों स्टेटमेंट सही है, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। और मेरे प्यारे प्रतिभागियों, सबका आंसर ऑप्शन नंबर सी ही है। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा रहा है, प्राथमिक स्तर पर मूल्यांकन कैसा होना चाहिए? केवल सत्र के अंत में, ऐसा पढ़ाया हूं क्या मैंने आपको? सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, अनौपचारिक और गतिविधि आधारित? चलिए बताइए भाई, जितने भी प्रतिभागी हैं सभी कमेंट करके आंसर देंगे। ठीक है, बिल्कुल कमेंट करके आंसर देंगे। सर मजा आ गया क्वेश्चंस देख के, बहुत बहुत धन्यवाद भाई। ठीक है, मजा भी नहीं करना है, पढ़ना लिखना है भाई, क्योंकि समय है ना, 11 अक्टूबर को आपकी पेपर है, तो टाइम है। इसका मतलब ये नहीं कि आप बहुत ही लेजी टाइप का रहो, क्योंकि पर्यावरण में हमको 13 में 13 लाना है। ठीक है, ये हमारा मेन पर्पस है कि पर्यावरण में, क्योंकि सरल सब्जेक्ट है ना, और सरल सब्जेक्ट के लिए क्या है, थोड़ा मेहनत ऐसा करेंगे ना तो पूरे में पूरे स्कोर होगा। ठीक है, क्योंकि अंग्रेजी में छत्तीसगढ़ वाले बच्चे उतने स्कोर नहीं कर पाते, ये वास्तविक है ना, जो सत्य है तो है। तो हम लोग क्या करेंगे, जो इजी सब्जेक्ट है उस पे स्कोर करके कहीं ना कहीं हमारे रैंक को सुधारेंगे, ताकि हमारा बेटर रैंक आ सके, हमारी नौकरी लग सके। ठीक है, चलिए तो बताइए, केवल सत्र के अंत में? नहीं सर, यहाँ पे के और एल, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। बहुत सारे बच्चों का आंसर बी आ रहा था, बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बेटा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे, रेशम का कीड़ा, रेशम का कीड़ा अपनी मादा को पहचानता है, कैसे पहचानता है रेशम का कीड़ा अपनी मादा को? ये आपसे पूछा गया है। क्या रेशम के कीड़ा उसकी आवाज से पहचानता है, उसकी गंध से पहचानता है,
या उसकी सुंदरता से? सुंदरता, ये देखो भैया, सुंदरता से पहचानता है क्या रेशम का कीड़ा? चलिए आंसर दीजिए भाई, मैं जितने प्रतिभागी सबका आंसर चाहूंगा। चलिए, बहुत सारे बच्चों का आंसर आ रहा है सर तुक्का मार दे। क्या मारो यार, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यहाँ तुक्का मारना है, व्यापम के एग्जाम में भी तुक्का मारना है, लेकिन एलिमिनेशन में अब उसकी सुंदरता से कैसे पहचानेगा? तो ऑलरेडी एलिमिनेट, एल तो नहीं हो सकता भैया, तो एल नहीं हो सकता, तो ये नहीं हो सकता, और क्या है, बस ये नहीं हो सकता। जे देखते हैं उसकी आवाज से या उसकी गंध से। जी हाँ, जिनका जिनका आंसर केवल के है बेटा, वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। गंध से, किससे? गंध से। तो गंध से पहचानता है रेशम का कीड़ा अपनी मादा को, ठीक है। किससे? अपनी मादा को। चलिए, माता नहीं लिखा है, मादा लिखा है, ठीक है। भोजन थीम के अंतर्गत टाइपियोका कहाँ खाया जाता है? आपको मैंने अलग अलग टॉपिक्स पढ़ाया, जिसमें से एक मैंने पढ़ाया था भोजन। तो टाइपियोका क्या है, ये कहाँ खाया जाता है, ये आपको बताना है। गोवा में, केरल में, कश्मीर में? चलिए बताइए भाई, भोजन थीम के अंदर टाइपियोका कहाँ खाया जाता है? चलिए, बहुत बढ़िया। टाइपियोका, बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं सर, ऐसे ही क्वेश्चंस कराते रहिए। बिल्कुल कराएंगे भाई, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप ही लोग के लिए है श्रृंखला, ठीक है। यस यस यस, केरल में कहाँ खाया जाता है? केरल में, मैंने बताया था टैपियोका, ठीक है। ये स्पेशल प्रकार का व्यंजन है जो कि केरल में खाया जाता है, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन, पर्यावरण अध्ययन के कौशलों में क्या क्या शामिल है? तो हमने पर्यावरण के अंतर्गत बहुत सारे कौशल देखे, उसमें क्या क्या शामिल है? प्रश्न पूछना, परिकल्पना बनाना, केवल उत्तर याद रखना, या वर्गीकरण करना। ठीक है, यहाँ पे अलग अलग ऑप्शंस दिए गए हैं। इन ऑप्शंस को एलिमिनेट करके आंसर दीजिए कि विच इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलो, विच इज द करेक्ट आंसर भाई, जितने ही प्रतिभागी हैं सबसे आंसर चाहूंगा। ठीक, प्रश्न पूछना, बिल्कुल मैंने बताया था कि आप जितना हो सके प्रश्न पूछिए भाई। परिकल्पना, हाइपोथेटिकल, बिल्कुल करेक्ट है। केवल याद करना, ये हमारा बिल्कुल पर्पस नहीं होता। क्लासिफिकेशन करना, ये भी मैंडेटरी है। तो जे के एम कहाँ भैया? ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। कि बच्चों को हम क्या करेंगे? हम छोटे बच्चों को प्रश्न पूछने की हैबिट डालेंगे। हम बच्चों को हाइपोथेटिकल विचार लाएंगे कि वास्तव में है क्या चीज, आप कल्पना कीजिए, ठीक है। वर्गीकरण कीजिए, क्लासिफिकेशन, अंतर करना सीखे। ये सभी चीजें का विकास हमारे पर्यावरण अध्ययन के कौशल में शामिल है। चलिए, अगला क्वेश्चन, तरुण भारत संघ, जिसके बारे में मैंने क्लास में बताया था, एक संघ है जिसका नाम है तरुण भारत संघ, संस्था किससे संबंधित है? ये कमेंट करके बताइए कि तरुण भारत संघ जल संरक्षण संबंधित है, वनों के संरक्षण से, या मिट्टी के संरक्षण से? ऑप्शंस दिए गए केवल जे, के, एल, या जे और सॉरी के और एल। चलिए, विच इज द करेक्ट आंसर? यहाँ पे मैक्सिमम बच्चों का मैं आंसर देख रहा हूँ, ठीक है। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। चलिए, सबका आंसर आ चुका है। चलिए, बहुत बढ़िया। चलिए, मैक्सिमम बच्चों का आंसर आ चुका है। जी हाँ, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर बेटा। केवल जे सही है, जल संरक्षण से। याद रखना, जल संरक्षण से संदर्भित है तरुण भारत संघ, जो लगातार जलों के संरक्षण के लिए काम करते हैं। मैंने एक नाम भी बताया था, जल पुरुष करके। आप कमेंट करके आंसर दीजिए कि किसे भारत में जल पुरुष की संज्ञा दी गई है, किसे जल पुरुष कहा गया है। वीडियो कैसा लगा जरूर बताएं कमेंट में। क्या ऐसे ही वीडियो हमको और बनाना चाहिए? टॉपिक वाइज एमसीक्यू, ये यूनिट 3 का एमसीक्यू था जो कंप्लीट हुआ। वीडियो को लाइक जरूर करिए, क्योंकि लाइक करने से टीचर को मोटिवेशन मिलता रहता है। थैंक यू सो मच।